Hello friends, I am Dr. Siddharth Jain, nephrologist and transplant physician practicing in Surat. First of all, I would like to thank Agrawal Vikas Trust Yuva Shakha for giving this new opportunity. Today I am here to talk about kidney disease. आज हम किडनी डिसीज से रिलेटेड बात करेंगे और जो आप लोगों के जो कॉमन सवाल हैं किडनी रिलेटेड उसके बारे में वो क्वेरी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि किडनी क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो किडनी एक बीन शेप ऑर्गन है जो कि पेयर्ड ऑर्गन है। नॉर्मली 2 किडनीज होती हैं जो कि अप्रोक्सीमेट 9 सेंटीमीटर्स की होती है और किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स जैसे हेयर पिन होता है वैसे फिल्टर्स होते हैं और किडनी का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड प्यूरिफाई करना हम जो डेली बेसिस पे जो खाते हैं पीते हैं उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर में उत्पन्न होते हैं उसकी ब्लड वो जो ब्लड में आते हैं किडनी उसकी प्यूरिफिकेशन सफाई करती है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में पानी जो रहता है एक्सेसिव वाटर होता है उसको किडनी बाहर निकालने में मदद करती है। ये किडनी का मेन फंक्शन है। इसके सिवा किडनी के बहुत सारे एसेसरी हार्मोनल फंक्शन रहते हैं जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। किडनी में से काफी सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं। उसके सिवा शरीर के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म और उसके सिवा ब्लड हीमोग्लोबिन बनाना। किडनी में से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकलता है वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है। उसके सिवा देयर आर न्यूमरस अदर फंक्शंस बट मेन फंक्शंस होता है प्यूरिफिकेशन का। तो ये हमने बात की किडनी फंक्शंस की। अब हम आते हैं आगे पे। तो मेन जो सवाल है लोगों का ये है कि किडनी खराब होने का मेन कारण क्या है या फिर किडनी खराब होने के रिस्क फैक्टर्स क्या है। अब हम मेन कारण या रिस्क फैक्टर्स बात करें तो स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो इंडिया या फॉर दैट मैटर एंटायर वर्ल्ड में किडनी खराब होने का मुख्य कारण या मेन रीजन है डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज शुगर, मधुमेह। आप हम जानते होंगे कि शुगर एक बहुत कॉमन बीमारी है। इंडिया इज नोन एज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, सोसाइटी में शुगर वाले मरीज जरूर होंगे। जितने भी लोग शुगर वाले हैं उन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होने की शक्यता काफी ज्यादा रहती है। दैट इज द नंबर 1 कॉज। इंडियन डेटा के हिसाब से 100 में से 30 to 40% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ किडनी डिसीज आर ड्यू टू डायबिटीज। उसके सिवा डायबिटीज के सिवा बात की जाए तो ब्लड प्रेशर सेकंड कॉमन कॉज है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के सिवा और जो काफी कॉमन कॉजेज है किडनी डिसीज के, कुछ है कंजेनाइटल डिसीजेस। काफी पेशेंट्स को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होते हैं। देन किडनी में इंफेक्शन होना, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस, किडनी में स्टोन्स होना या इसी तरीके से कुछ और ट्यूबुलर डिस्फंक्शन, रेनल वास्कुलर डिसीज, वो सब कारण रहते हैं। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जनरल हमारे लिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर किडनी में को बिगड़ने का मुख्य कारण रहता है। दैट इज द मेन थिंग। अब सेकंड कॉमन सवाल जो काफी लोग पूछते हैं कि किडनी किस तरीके से बिगड़ती है और किडनी के बिगड़ने के कितने टाइप होते हैं। और एक बहुत बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझसे करते हैं कि एक बार अगर किसी का डायलिसिस चालू हो जाए तो क्या वो हमेशा पूरी जिंदगी डायलिसिस करना ही पड़ेगा या फिर वो डायलिसिस बंद भी हो सकता है। उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा किडनी के फेलियर 2 तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं अक्यूट किडनी इंजरी, अक्यूट किडनी फेलियर, और दूसरे को हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज यानी परमानेंट टाइप का किडनी फेलियर। अक्यूट किडनी फेलियर में क्या होता है कि कोई भी कारणवश, फॉर एग्जांपल किसी को डायरिया वॉमिटिंग हुआ और काफी सारा डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को किडनी के स्टोन्स हुए और वो अटक गए, या फिर किसी को किडनी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, या फिर फॉर एग्जांपल किसी को कोई इलनेस जैसे कि मलेरिया है,
डेंगू है, हीपेटाइटिस है, ऐसी कोई भी इलनेस हुई और किडनी टेम्पररी बिगड़ जाती है। ऐसे केसेस में किडनी टेम्पररी यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फेलियर होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन से मतलब है 2 वीक्स टू 4 वीक्स। ऐसे लोगों में 2 से 4 हफ्ते डायलिसिस करते हैं और जो मेन जो किडनी बिगड़ने का कारण है, जब फॉर एग्जांपल मलेरिया है, इन्फेक्शन है या फिर डिहाइड्रेशन है, जब वो कारण ठीक हो जाता है उसके बाद ये किडनी दोबारा पहले की तरह नॉर्मल फंक्शनिंग कार्यरत टोटली हो जाती है। उसमें बार बार या परमानेंट डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। दिस वी कॉल एज, इसको बोलते हैं अक्यूट किडनी इंजरी या अक्यूट रेनल फेलियर। इसके अलावा जो मोर सीरियस प्रॉब्लम या फिर जो सेकंड टाइप का फेलियर है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज या फिर परमानेंट किडनी खराब होना, जो अभी हमने पहले कॉजेस बात करी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, उनके केस में क्या होता है कि स्लोली लंबे समय में किडनी धीरे धीरे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के कारण डैमेज होती जाती है और ऐसे केसेस में किडनी परमानेंट लंबे समय जाके फेल हो जाती है। ऐसे केसेस में होता है कि हमेशा के लिए या फिर परमानेंट डायलिसिस कराना पड़ता है। अक्यूट किडनी फेलियर में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और क्रोनिक किडनी फेलियर में हमेशा के लिए। काफी बार काफी पेशेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अक्यूट किडनी फेलियर वाले बोलते हैं कि हम डायलिसिस नहीं कराना चाहते क्योंकि हमें परमानेंट कराना पड़ेगा। ये एक गलतफहमी है। अक्यूट किडनी फेलियर में डेफिनेटली उसको इलाज कराना चाहिए क्योंकि ऐसी किडनीज अच्छे से रिकवर हो सकती है। तो ये हमने बात की अक्यूट वर्सेस क्रोनिक किडनी फेलियर की। उसके सिवा अब हम आगे चलते हैं तो एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये है कि कैसे पता चले किसी भी आदमी का किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर का साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि किडनी इज अ साइलेंट किलर। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिसके साइन सिम्टम्स शुरुआत में या बहुत देर में नहीं आते, उसी तरीके से किडनी भी एक साइलेंट किलर है जिसके साइन सिम्टम्स अर्ली स्टेज में नहीं आते और बाय द टाइम किडनी का साइन सिम्टम्स जब तक आते हैं तब तक मेजोरिटी ऑफ द केस में ये चीज एडवांस या आगे बढ़ चुकी होती है। साइन सिम्टम्स क्या है किडनी फेलियर के? सो मेन साइन सिम्टम्स ये हैं, सूजन आना। काफी बार काफी लोग सुबह खड़े हुए देखें आंखों के आजू बाजू या चेहरे पे सूजन है, वो अर्ली साइन हो सकता है किडनी फेलियर का। उसके सिवा पाँव पे सूजन आना, वो भी एक साइन है। उसके सिवा शरीर में खुजली, एक्सेसिव इचिंग आना, पिकास लगना, जल्दी थक जाना, कुछ भी काम करे तो फटाफट सांस चढ़ जाना, या फिर पेशाब की मात्रा एकदम कम हो जाना या पेशाब एक्सेसिव ज्यादा हो जाना, बार बार पेशाब जाना या फिर पेशाब के अंदर खून गिरना। ये कुछ भी साइंस आते हैं तो ऐसे पेशेंट को किडनी का डिसीज होने का चांस रहता है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो। उसके सिवा एक खास बात, जो लोग लंबे समय से डायबिटीज हो और अचानक वो अगर ऐसा नोट करे कि अब उनको शुगर ऑल ऑफ अ सडन कम होने लग गया है, बार बार कम होने लग गया है, वो भी एक साइन सिम्टम्स है कि कभी कभी किडनी फेलियर के कारण शुगर एकदम डाउन होने लगता है। तो वो लोगों को किडनी का चेकअप कराना चाहिए। उसके सिवा जैसा मैंने बताया था, किडनी के बहुत सारे कारण हैं। अचानक से कभी किसी का ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल या बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसको भी किडनी फेलियर के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हेमोग्लोबिन का शरीर में एकदम कमी हो जाना, कैल्शियम के कमी हो जाना। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर साइन सिम्टम्स, पर मेन जो हम लोग अपने आप में सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सूजन का सिम्टम्स का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यूरिन के कलर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इन सबसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग को डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर है, कि उनको कोई किडनी फेलियर तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमने बात की डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर को किडनी फेलियर होने का चांस ज्यादा रहता है। अब हाउ टू डिटेक्ट या फिर कैसे पता चलेगा कि उन लोगों को किडनी फेलियर है, हो रहा है या डेवलप हो रहा है? तो एज आई टोल्ड जस्ट नाउ कि किडनी इज अ साइलेंट किलर।
अर्ली स्टेजेस के अंदर उसके साइन सिम्टम्स नहीं होते, इसके लिए रिकमेंडेशन है दैट यू हैव टू गेट टेस्ट डन। जितने भी शुगर वाले हैं या जितने भी ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, उन लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि साल में एटलीस्ट एक बार, वंस इन ए ईयर, वो किडनी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। किडनी का टेस्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, सभी लैब में हो जाता है। किडनी के टेस्ट के अंदर क्या टेस्ट है? वो है यूरिन रूटीन माइक्रो। यूरिन रूटीन में हमको देखना है कि किडनी में से प्रोटीन जा रहा है कि नहीं। पेशेंट खुद भी काफी बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप यूरिन कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा झाग झाग आ रहे हैं, स्पेशली डायबिटीज वालों में यूरिन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा झाग झाग आ रहे हैं, तो ये सस्पेक्ट करना रहेगा कि उनको किडनी में से प्रोटीन जा रहा है और उनको किडनी का टेस्ट करना चाहिए। उसी प्रकार छोटे बच्चों में काफी बार, या इवन फॉर दैट मैटर अडल्ट्स में, ऐसा काफी बार होता है कि यूरिन में झाग आता है, मुंह सूज जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर सूजन आ जाती है। उसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। वो भी एक किडनी का रोग है। ब्यूटी ये है कि ये बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल और ट्रीटेबल रोग है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, यूरिन में झाग जा रहा है, मुंह पे हाथ पे सूजन आ रहा है, तो हमको आइडेंटिफाई या ये थोड़ा केयर रखना पड़ेगा कि कहीं कोई किडनी रिलेटेड रोग तो नहीं है, और हमको उसके लिए टेस्ट यूरिन का करवाना पड़ेगा। उसके सिवा बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे घर पे हमारी मम्मी को या पापा को या फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हमको क्या चीज ऐसे करनी चाहिए या क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए, या क्या हमारे को ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आजमाने चाहिए जिससे हमको किडनी डिसऑर्डर ना हो, या फिर किडनी डिसऑर्डर ऑलरेडी किसी को है तो वो आगे प्रोग्रेस ना करे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सभी डायबिटीज वालों या सभी ब्लड प्रेशर वालों को किडनी का रोग नहीं होता। वही लोग, जिन लोगों को डायबिटीज बराबर कंट्रोल में नहीं रहती या फिर ब्लड प्रेशर बराबर कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हीं को किडनी का डिसऑर्डर होता है। तो एक रिकमेंडेशन ये है जो मैंने आपसे बात की कि ईयरली चेकअप, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों को ईयरली चेकअप करना चाहिए। स्पेशली जो लोगों को डायबिटीज है, वो लोगों को अपना डायबिटीज एकदम बराबर व्यवस्थित दवाओं प्लस या जरूरत पड़े तो इंसुलिन से अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहिए। डायबिटीज वालों का एक टेस्ट रहता है HbA1c, जिससे पता चलता है कि डायबिटीज कितना कंट्रोल में है। उसका आइडियली वैल्यू 7 या उससे कम होना चाहिए, और ये टेस्ट हर 7 दिन में एक बार, हर 3 मंथ्स में एक बार करवाना चाहिए। इस टेस्ट के अपन मुताबिक यूज कर सकते हैं कि डिसाइड कर सकते हैं कि डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल में है कि नहीं। 7 के अंदर अगर HbA1c रखें तो सालों साल डायबिटीज का किडनी के ऊपर पड़ने वाला इफेक्ट हम बचा सकते हैं या डिले कर सकते हैं। उसके सिवा सिर्फ किडनी ही नहीं, डायबिटीज वालों को जो अलग कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे आंख की कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी, स्ट्रोक्स, कार्डियक, ये सभी कॉम्प्लिकेशंस कंपेरेटिवली कम रहेगी इफ दे हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। उसी प्रकार से एक लोगों में इंसुलिन के बारे में बहुत रिजर्वेशन होती है। फ्रेंड्स, अगेन मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी टैबलेट से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, उनको इंसुलिन लेने में बिल्कुल भी हिचक या बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। उन लोग डायबिटीज कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रेदर देन हम टैबलेट से रखें या फिर इंसुलिन से रखें। सेकंड चीज है ब्लड प्रेशर। जिस प्रकार से ब्लड प्रेशर है डायबिटीज की तरह, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर, उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ता है। किडनी के फिल्टर्स, जो हमने बात की नेफ्रॉन्स, हर एक किडनी में हेयर पिन टाइप फिल्टर्स होते हैं नेफ्रॉन्स, अप्रोक्सीमेट 10 lakhs और मोर, जिससे ब्लड प्यूरिफाई होता है, वो डैमेज एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर से होते हैं। और ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिकेशंस लेके ऑन एन एवरेज अगर हम टारगेट बात करें तो टारगेट ब्लड प्रेशर 130/80 या उससे कम रखना चाहिए।
अगर बहुत ही उम्र ज़्यादा है 60-65 तो हम उसको 150 तक भी अलाउ करते हैं। अदरवाइज ऑन एन एवरेज नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स को 140-80 ब्लड प्रेशर रखना चाहिए। एक हमारे लाइव क्वेश्चन है निशित देदिया, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द डोसेज ऑफ मेडिसिन ऑफ ब्लड प्रेशर और टू क्यूर द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर? हाँ, तो डोसेज ऑफ मेडिसिन ऑफ ब्लड प्रेशर डिपेंड्स कि आपका एक ब्लड प्रेशर में बीपी कंट्रोल है तो आप एक लीजिए, 4 में बीपी कंट्रोल है तो 4 लीजिए। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हमको रिड्यूस नहीं करनी है, हमको ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना है। मे बी एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन या 3 मेडिसिन। और प्योर ब्लड प्रेशर, अगेन ब्लड प्रेशर 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी या इडियोपैथिक ब्लड प्रेशर। वो एक ऐसी एंटिटी है जो मेजोरिटी 90% लोगों में होती है। उसके अंदर ब्लड प्रेशर क्योर या जड़ से खत्म कभी भी नहीं हो सकता है। पूरी जिंदगी ब्लड प्रेशर की परमानेंट मेडिसिन लेके ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल में या फिर रख सकते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर का इफेक्ट किडनी के ऊपर और दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर, जैसा आंख के ऊपर, कार्डियक के ऊपर और उन सब ब्रेन के ऊपर ना पड़े। बट इट कैन बी नॉट क्योर। हाउएवर 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं, काफी लोगों में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती है, काफी लोगों में रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, किडनी की नस ब्लॉक होती है। ऐसे केसेस के अंदर अगर हमको कोई सेकेंडरी कॉज आइडेंटिफाई होता है तो उसके ट्रीटमेंट करने के बाद डेफिनेटली ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है, बट वो सिर्फ 5 to 10% केसेस में ही रहता है। 90% केसेस में प्राइमरी या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन होता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर we have to take medicines continuously throughout the life. It cannot be cured, but it has to be kept under control. अब हम आगे बात करेंगे प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के अंदर जैसा हमने बात किया कि डायबिटीज कंट्रोल करना एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, उसके सिवा व्हाट आर द जनरल अदर थिंग्स फॉर प्रिवेंशन? सो वन चीज इज वेट। तो आज के टाइम पे ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, सो हमारा वेट कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएमआई वो अपने कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए इन जनरल सभी लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स पर डे एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक, दैट इज हेल्पफुल। ओवरऑल जो लोग डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी हेल्पफुल है, जनरल पॉपुलेशन के लिए भी हेल्पफुल है, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली that will help in prevention of kidney disease. उसके सिवा डाइट अगेन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सवाल है रिगार्डिंग सॉल्ट इंटेक, रिगार्डिंग वाटर इंटेक। कुछ हम बात करते हैं सॉल्ट इंटेक की। तो ऑन एन एवरेज नॉर्मल इंसान है जिन लोगों को शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, वो लोग अगर सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, तो उनकी कैपेसिटी किडनी की होती है टू हैंडल दैट सॉल्ट एंड वो सॉल्ट एक्सक्रीट कर लेते हैं। बट डायबिटीज वालों को और ब्लड प्रेशर वालों को लो सॉल्ट डाइट या फिर सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट यूज करनी चाहिए। उन लोगों को खाने पीने में सॉल्ट की मात्रा कम करनी चाहिए। कितनी कम करनी चाहिए? रिकमेंडेशन ये है कि ऑन एन एवरेज 3 ग्राम पर डे, बट ये कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट या पॉसिबल नहीं है। तो एक सिंपल फॉर्मूला, जो भी हाई सॉल्ट चीजें है, खाने में जो नमक गिर रहा है उसको ऊपर से टेबल सॉल्ट अवॉइड करना है, या फिर ज्यादा सॉल्टी चीजें, पिकल्स, पापर्स, पैक बाजार के नमकीन, ये सारी चीजें अवॉइड करने हैं। जितना हो सके होममेड फूड लेना है। बाहर के फूड में यूजुअली प्रोसेस फूड के अंदर एक्सेसिव सॉल्ट पाया गया है, उसको हमको अवॉइड करना है। लो सॉल्ट लेने से हमारी किडनी हेल्थ प्लस ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने में भी मदद मिलती है। किडनी के कारण जो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होता है, वो भी लो सॉल्ट लेने से वाटर रिटेंशन थोड़ा कम रहता है, सूजन आने का चांस कम रहता है। उसके सिवा काफी लोगों को सवाल रहता है कि कौन सा सॉल्ट यूज करें। काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि सिंधिया सॉल्ट या रॉक सॉल्ट यूज करना बेटर रहेगा। अब अगेन मैं कहना चाहूंगा, नॉर्मल जो सोडियम होता है वो है सोडियम क्लोराइड, और रॉक सॉल्ट या सिंधिया सॉल्ट होता है वो होता है पोटेशियम क्लोराइड। तो जो नॉर्मल लोग हैं जिनको शुगर, बीपी, किडनी का डिसीज कुछ भी नहीं है, वो भले सिंधिया नमक यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन नॉर्मल कैपेसिटी किडनी है वो हैंडल कर रहेगी। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी की डिसीज है या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को लो सॉल्ट डाइट, लूना नमक या सिंधिया नमक
एक्सेसिव या टोटल रिप्लेसमेंट में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे उनके शरीर में पोटेशियम का प्रमाण ज्यादा होने का चांस रहता है। एंड इनफैक्ट कभी कभी ज्यादा पोटेशियम काफी ज्यादा हार्मफुल, हानिकारक हो सकता है। सो आई विल जस्ट एडवाइज नॉर्मल सॉल्ट, बट ट्राई टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। उसके सिवा पानी के ऊपर काफी लोगों के काफी सवाल है। सबसे पहली चीज, नॉर्मल आदमी को कितना पानी पीना चाहिए। सो ऑन एन एवरेज नॉर्मल आदमी को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और काफी लोग पूछते हैं कि हम अगर एक्सेसिव पानी पिए, फॉर एग्जांपल कोई 5 लीटर 6 लीटर या 7 लीटर पानी पी रहा है, तो उससे कोई एडिड बेनिफिट या फिर उससे कोई किडनी के ऊपर नुकसान। सो अगेन इस चीज के लिए वी हैव टू सी टू थिंग्स, कि अगर आदमी कंप्लीटली नॉर्मल है, उसको हार्ट की डिसऑर्डर, किडनी का, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, तो वो एक्सेसिव अगर पानी पीता भी है तो किडनी कैन हैंडल दैट। तो वो एक्सेसिव पानी शरीर में से यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है और उसको कोई एडिड बेनिफिट या कोई एडिड नुकसान नहीं होता। इन एडिशन 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी पीने का एक जो 2-3 फायदे हैं, वो ये हैं कि उससे रीनल स्टोन्स होने की शक्यता कम रहती है। अगर कोई आदमी को स्टोन्स की टेंडेंसी है और वो पानी कम पीता है, तो उसको स्टोन्स ज्यादा बनने की शक्यता रहती है। उसी प्रकार किडनी के यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होना, स्पेशली डायबिटीज फीमेल्स के अंदर काफी ज्यादा कॉमन होता है यूरिन के अंदर इन्फेक्शन। उन लोगों को भी रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट 3 लीटर्स और 3.5 लीटर्स वाटर पर डे उनको पीना चाहिए, ताकि यूरिन का फ्लो मेंटेन रहे और उनको इन्फेक्शन होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। इसके सिवा एक सबसेट पेशेंट्स का है जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी की डिसीज है, या जिन लोगों को हार्ट का डिसऑर्डर, हार्ट का पंपिंग कम है, दिल की बीमारी है, या जिन लोगों को सूजन रहती है शरीर में, हाथ पांव में वो सूजन रहती है, वो लोगों को एक्सेसिव वाटर इनफैक्ट नहीं पीना चाहिए। वो लोगों को एज पर पेशेंट्स कंडीशंस और देयर डॉक्टर्स एडवाइस वाटर का प्रमाण कंपेरेटिवली कम रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों में ऑलरेडी शरीर में पानी का प्रमाण कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है, या फिर शरीर में किडनी की कैपेसिटी एक्सेसिव वाटर एक्सक्रीट करने की कम होती है, हार्ट की पंपिंग कम होती है। तो वो केस के अंदर ज्यादा पानी पीना डिट्रीमेंटल या फिर हानिकारक हो सकता है। तो वो लोगों को वाटर रेस्ट्रिक्शन कम करना है। एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम साहिल कोठारी, इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक and due to that fever is coming, what medicine or what precaution should take? So dear Sahil, पेन लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक क्यों है, सबसे पहले तो वो डायग्नोस करना पड़ेगा। स्टमक का इंफेक्शन है, या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, या फिर एज सिंपल एज एसिडिटी है, वो तो इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड करके कारण ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ही उसके पे मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्लैंकेट ऐसा स्टमक के लिए, लेफ्ट साइड के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, या फिर सिंपल एंटासिड यूज की जा सकती है। हम बात कर रहे थे किडनी का प्रिवेंशन का और डाइट के रिलेटेड, तो हमने सॉल्ट की बात की और वाटर की बात की। अब हम आगे बात करते हैं रिगार्डिंग बैड हैबिट्स। सो मेनी टाइम्स देयर आर सो मेनी पेशेंट्स आस्किंग रिगार्डिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो फॉर इन जनरल patient's health as well as for any patients with diabetes and blood pressure and kidney disease, it is recommended that they should completely stop smoking, and they should either completely avoid alcohol, or they should just try to have alcohol moderate quantity once in a week. स्मोकिंग से क्या होता है, धुएं से हमारे शरीर के अंदर फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स नाम के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिससे किडनी भी इंजरी होती है, और जो आर्टरीज और जो हमारे लंग्स है, फेफड़े, वो सब चीज की इंजरी होती है। सो वी हैव टू एजुकेट all our friends, families, members to please avoid smoking and try to avoid alcohol. If at all anybody is taking, try to limit alcohol. उसी प्रकार से एक क्वेरी ये रहती है रिगार्डिंग प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंटेक एंड नॉन वेजिटेरियन इंटेक। अगेन उसके लिए मैं 2 ग्रुप्स में पेशेंट को डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो नॉर्मल आदमी जिसको शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं है, वो हैवी प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन ले सकता है।
उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं रहती है और वो दे कैन हैंडल दैट। बट जो लोगों को किडनी की तकलीफ है और जो लोग डायलिसिस नहीं करा रहे हैं वो लोगों को प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड है, यानी उन लोगों को कम प्रोटीन, मेडिकली बात करें तो 0.6 टू 0.8 mg पर केजी प्रोटीन उनको लेना है, उससे ज्यादा प्रोटीन उनको नहीं लेना है। और उसके अगेंस्ट में जो लोगों को किडनी की तकलीफ है, जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं, उनको एक्सेसिव प्रोटीन यानी उसको थोड़ा ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, मेडिकली बात करें तो 1.3 टू 1.5 mg पर केजी प्रोटीन ले सकते हैं, तो वो लोग एक्सेसिव ज्यादा प्रोटीन ले सकते हैं। इसी प्रकार नॉन वेज कंटेंट्स हाई प्रोटीन, तो उनके लिए भी सेम रिकमेंडेशन होगी। उसके सिवा एक जो बहुत कॉमन चीज है जो काफी लोगों के मन में सवाल रहते हैं और जो पूछते हैं रिगार्डिंग पेन किलर्स। काफी बार हम लोग जाते हैं या हमको हेडेक होता है या कोई भी बॉडी में पेन होता है तो कॉम्बिफ्लेम, डिक्लोफिनेक्स वगैरह वगैरह लॉट ऑफ पेन किलर्स यूज लोग करते हैं। उसके लिए मैं एक बहुत कॉशियस आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि जो लोगों को किडनी की तकलीफ है, जो लोगों को शुगर है, जो लोगों को डायबिटीज है, सो प्लीज वो लोग पेन किलर्स यूज ना करें या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से ही पेन किलर यूज करें। अदरवाइज पेन किलर्स अनसुपरवाइज लॉन्ग टर्म लेने से किडनी इंजरी हो सकती है। सेफ पेन किलर किसी किडनी वाले पेशेंट्स या शुगर बीपी वाले पेशेंट्स को दर्द होता है तो वो लोग पैरासीटामोल, जो कि कॉमनली क्रोसिन है या डोलो 650 है उसके नाम से आती है, वो पेन किलर यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा ग्रुप होता है कॉन्ट्रामोल, जो कि कॉमनली अल्ट्रासेट के नाम से आती है, वो पेन किलर भी यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि इज देयर इज एनी रोल ऑफ कैंगन वाटर इन सीकेडी और एकेएल। अगेन दिस इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस एंड आजकल बहुत सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, बट मैं ये प्लेटफॉर्म से क्लियर एंड क्लीन मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज देयर इज नो रोल एट ऑल। कैंगन वाटर से किडनी अच्छी हो जाएगी या बिगड़नी बंद हो जाएगी, उसका कोई भी रोल नहीं है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है यूरिनरी अल्कलाइजेशन। जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को, फीमेल्स में स्पेसिफिकली, जिन लोगों को रिकरेंट यूटीआई, किडनी यूरिन में इंफेक्शन होने का चांस रहता है, उन लोगों के लिए एक सिंपल जो एडवाइस है, ट्राई टू कंज्यूम लेमन वाटर। हर रोज 1 या 2 गिलास नींबू पानी लीजिए, थोड़ा साइट्रस फ्रूट लीजिए और पानी का क्वांटिटी ज्यादा रहिए। दैट विल हेल्प इन अल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन और दैट विल समवट प्रिवेंट यूरिन पे इंफेक्शन होने का। पर इन जनरल लोगों को या हेल्दी या अनहेल्दी किसी भी लोग को कैंगन वाटर की पीना चाहिए, उससे बेटर रहेगा, ऐसी कोई एडवाइस अभी हम नहीं कह सकते। अभी एक क्वेश्चन आया है कि किसी को महेश गोयनका की तरफ से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर नहीं और यूरिन ज्यादा हो तो उसका क्या मतलब है। अगेन यूरिन की क्वांटिटी, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके सिवा सिवा काफी लोगों का यूरिन के कलर को लेकर चिंता या क्वेश्चन होती है। सी, यूरिन की क्वांटिटी डिपेंड्स कि आपने कितना पानी पिया है, आप कौन से एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, आपको कितनी स्वेटिंग हो रही है। हमने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा ठंडी के सीजन में हमको जब पर्सपिरेशन कम आता है या फिर अगर हमने पानी कम पिया है, प्यास कम रहती है, तो यूरिन थोड़ा यूरिन पर्सपिरेशन कम, हमने पानी ज्यादा पिया होता है तो यूरिन लाइट कलर का ज्यादा क्वांटिटी या बार बार जाना पड़ता है। उसके अगेंस्ट में गर्मी का सीजन है और हमने पर्सपिरेशन ज्यादा आ रहा है तो यूरिन की मात्रा कंपेरेटिवली कम हो जाती है, यूरिन का कलर भी थोड़ा डार्क हो जाता है क्योंकि यूरिन कंसंट्रेटेड होता है। नॉर्मल किडनीज की कैपेसिटी है, जैसा हमने शुरुआत में बात की कि किडनी का एक फंक्शन है शरीर में वाटर की क्वांटिटी एडजस्ट करना। सो वाटर एक्सेसिव रहता है तो यूरिन उसके हिसाब से नॉर्मल किडनी एक्सेसिव एक्सक्रीट करती है, शरीर में वाटर कम होता है तो किडनी प्रिजर्व करती है और यूरिन की मात्रा कम रहती है। अब नॉर्मल पॉलीयूरिया के बार बार बहुत ज्यादा यूरिन आए, उसके कुछ कारण है। एक तो डायबिटीज, काफी लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज होती है तो उसको बार बार यूरिन आता है। उसके सिवा काफी लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें बार बार यूरिन में जलन होती है, बार बार आता है। समटाइम ड्यू टू एंजाइटी, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स वगैरह को के एग्जाम होता है तो उस टाइम वंस इन अ वाइल बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो वो भी कारण होता है।
सो दैट इज द थिंग। सिमिलरली यूरिन का कलर, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, काफी बार काफी ड्रग्स वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल टीबी की ड्रग्स होती है, या काफी फूड या फिर जैसे बीट रूट वगैरह होता है वो खाते हैं तो यूरिन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके सिवा एक जो किडनी वाले पेशेंट्स या नॉर्मल डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए एडवाइस रहेगी वो है अल्टरनेटिव मेडिसिन। काफी बार काफी सारे हम देखते हैं न्यूज़पेपर में एड्स के अल्टरनेटिव ओवर द काउंटर्स मेडिसिन होती है कि विच क्लेम्स के भी वो किडनी आपकी ठीक कर देगी या फिर उससे आपका किडनी का बाजार क्रिएटिन वगैरह कम हो जाएगा। तो अगेन मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि यूजुअली एट दिस मोमेंट टिल हमारी साइंस में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है जिससे परमानेंट डैमेज किडनी दोबारा चालू हो जाती है। ऑन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैनी टाइम्स ऐसी ड्रग्स होती है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हैवी मेटल्स जैसे लीड कैडमियम वगैरह होते हैं और वो लेने से किडनी का इनफेक्ट डैमेज होने का भी चांस रहता है। तो वो हमको ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिकेशंस विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से हमको नहीं लेना। अब हम बात करेंगे फॉर एनी रीजन सपोज डायबिटीज या ब्लड प्रेशर किसी की भी किडनी परमानेंट फेल हो जाती है तो उसके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है। सो बेसिकली किडनी के फेलियर के 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस डिपेंड्स ऑन द जीएफआर और वो हम पेशेंट्स के रिपोर्ट्स क्रेटिनिन और पेशेंट के शरीर में कितना प्रोटीन है वेट है उससे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेज 1 से स्टेज 5 तक हम लोग मेडिकेशन से पेशेंट्स को चला सकते हैं। मेडिकेशंस में क्या होता है उसका शुगर कंट्रोल करने का मेडिकेशंस, बीपी कंट्रोल करने का मेडिकेशंस, कैल्शियम की कमी हो, यूरिक एसिड ज्यादा हो तो उसका मेडिकेशंस, हेमोग्लोबिन कम हो तो उसके लिए मेडिकेशन इंजेक्शंस एक्सेट्रा, शरीर में एसिड हो तो उसके लिए मेडिकेशंस वगैरह। तो बट स्टेज 5 होता है जिसके अंदर जीएफआर लेस देन 15 होता है, तब वो स्टेज के ऊपर पेशेंट को मेडिकेशन से काम नहीं चलता और पेशेंट को रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अब उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तो बेसिकली रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में 3 ऑप्शन होते हैं। वन इज डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस, वन इज हेमोडायलिसिस एंड वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर सप्ताह 2 या 3 बार पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो एक हार्ट के अंदर एक एक्सिस वास्कुलर एक्सिस होता है जिसको फिशुला बोलते हैं, एवी फिशुला, उससे डायलिसिस मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। इम्प्योर ब्लड शरीर में से डायलिसिस मशीन में जाता है, वहां पे फिल्ट्रेशन होके ब्लड प्यूरिफाई होके वही ब्लड दोबारा उनके शरीर में री एंटर करता है। ये प्रोसेस में अप्रोक्सीमेट 3.5 से 4 घंटे रखते हैं और ये प्रोसेस हफ्ते में 2 से 3 बार आजीवन भर करना पड़ता है। इसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ये एक सिंपल प्रोसेस है और काफी ज्यादा टाइम के साथ हेमोडायलिसिस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी वगैरह बढ़ गई है, सो इजीली रीचेबल भी है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसके अगेंस्ट में सेकंड एक ऑप्शन रहती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसा डायलिसिस है जो हम घर पे कर सकते हैं। काफी बार काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, जो लोग हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल नहीं जा सकते। काफी पेशेंट्स जिनको वास्कुलर एक्सिस जो मैंने बताया फिशुला वो नहीं होता तो हेमोडायलिसिस नहीं हो सकता, या काफी पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम होती है, बीपी उनका काफी डाउन रहता है तो हेमोडायलिसिस नहीं हो सकता, वो लोगों को पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेट के अंदर एक नली डाली जाती है और वाटर बैग्स होते हैं, घर पे ही जो पेशेंट्स करते हैं। वाटर वो नली से पेट के अंदर जाता है, 4 से 5 घंटे रहता है और पेट प्यूरिफाई करके सेम नली से शरीर में से बाहर आता है। वो पेशेंट खुद घर पे ही करता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। थर्ड ऑप्शन इज रेनल ट्रांसप्लांट एंड लेट मी टेल यू कि आउट ऑफ ऑल दिस 3 ऑप्शंस बेस्ट ऑप्शन है रेनल ट्रांसप्लांट। रेनल ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि पेशेंट का कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो उसको किडनी देना चाहे उसको ब्लड ग्रुप्स और आगे सब रिपोर्ट्स के साथ करके उसका किडनी निकाल के पेशेंट के अंदर डाल दी जाती है। उससे पेशेंट काफी हद तक नॉर्मल क्वालिटी पहले की तरह जस्ट एज अ नॉर्मल पर्सन रह सकता है। उसके बाद उसको हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती। हाँ, लाइफ लॉन्ग ट्रांसप्लांट रिलेटेड मेडिसिन उसको जरूर लेनी पड़ती है, बट पेशेंट की क्वालिटी ऑफ द लाइफ, लॉन्जिटिविटी इस
better than both the hemodialysis and peritoneal dialysis. So एक जब भी अपॉर्चुनिटी हो, अगर किसी आदमी को किडनी फेलियर हो, then transplant is always first preferred option. End of the kidneys is not usually the end of the life. किडनी एक ही ऐसा ऑर्गन है जिसके बिगड़ने के बावजूद भी आदमी काफी लंबे समय तक एक काफी हद तक नॉर्मल जिंदगी हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के करके उसको यूज बिता सकता है। एक हमारा लाइव क्वेश्चन है फ्रॉम निशित बेदिया, हाउ वी कैन मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन। अगेन ब्लड प्रेशर की हमने काफी डिटेल में चर्चा की है। विदाउट मेडिसिन ब्लड प्रेशर मेंटेन, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ब्लड प्रेशर है और हम मेडिसिन नहीं लेके उसको खींचने की ट्राई करते हैं, देन अल्टीमेटली पेशेंट विल एंड अप इन किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक एक्सेट्रा। हाँ, जिस प्रकार से हमने बात किया कि थोड़ा डाइट से, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन से, एक्सरसाइज से, वेट कंट्रोल से हम ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक काबू कर सकते हैं। थेरापेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ब्लड प्रेशर 10 या 20 पॉइंट्स कम हो सकते हैं। बट मेडिसिन की जब जरूरत पड़ती है, अगर ये सब करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर 140/80 के ऊपर रहता है, देन डेफिनेटली वी शुड नॉट हेजिटेट। हमको ब्लड प्रेशर मेडिसिन तुरंत चालू कर देनी चाहिए। इट्स नॉट द मेडिसिन विच गोइंग टू हार्म, इट इज योर इलनेस, इट इज ब्लड प्रेशर, इट इज डायबिटीज विच इज गोइंग टू हार्म। सो वो हमको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। उसके सिवा कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन आया है छाया गुप्ता से कि डज स्टैंडिंग एंड ड्रिंकिंग 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर अफेक्ट किडनी इन एनी वे। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग वाटर के 10 या 12 ग्लास या फॉर दैट मैटर 14 या 15 ग्लास भी अगर कोई आदमी पी रहा है भले खड़े होके या बैठ के, तो नॉर्मल इंसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 से 3 लीटर वाटर सफिशिएंट है, उससे हम हमारा किडनी स्टोन्स होना या इन्फेक्शन होना प्रिवेंट कर सकते हैं। 3 से ज्यादा या 4 लीटर से ज्यादा पीने का एक्सेसिव कोई बेनिफिट नहीं है। बट जैसा मैंने बताया, जिन लोगों को किडनी का ऑलरेडी प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है या जिन लोगों को हाथ पर उसमें सूजन आ रहा है, वो लोग एक्सेसिव पानी नहीं पीना चाहिए। उनको एक्सेसिव पानी पीने से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर राहुल अग्रवाल। सो एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर। आई थिंक हमने वो चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। नॉर्मल आदमी होता है वो उसको एक्सेसिव का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में कैपेसिटी है। जितना भी एक्सेसिव पानी पिएंगे दैट वुड बी एक्सक्रीटेड, पेशाब के जरिए से वो चीज बाहर हो जाएगी। लेकिन जो अबनॉर्मल, जिस किसी को अबनॉर्मलिटी है, किडनी की तकलीफ है, तो उसको एक्सेसिव पानी नहीं पीना चाहिए। उसके सिवा एक क्वेश्चन है निकिता अग्रवाल से कि व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज मोर इफेक्टिव, वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर, एंड शुड बी ड्रिंक फिल्टर वाटर और बॉइल्ड वाटर। अब पानी के टेम्परेचर की बात की जाए तो इन जनरल हम कोई भी टेम्परेचर का पानी पिए, हमारे इंटेस्टाइन में जाके, स्टमक में जाके वो टेम्परेचर बढ़ के जो स्टमक का टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जाम्पल 34 to 36 डिग्री, वो ही हो जाता है। और उससे वो फिर पानी आगे ऑब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होता है। अगर हम बात करें तो इन जनरल बहुत ज्यादा एक्सेसिव कोल्ड वाटर रिकमेंडेड नहीं है। उससे बॉडी को वो कोल्ड वाटर को स्टमक के टेम्परेचर में लेके जाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा कैलोरीज एनर्जी यूज होती है। खाने के 45 मिनट्स बाद अगर हम थोड़ा वार्म वाटर रहते हैं, सो दैट इज हेल्पफुल। वो हेल्पफुल किस प्रकार से रहता है कि जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है उसकी कैपेसिटी वो बूस्ट अप करता है, एंड दैट हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वेल। सो थोड़ा वार्म वाटर अगर हम कंज्यूम करें 2 or 3 times in a day, 45 or 15 minutes or 1 hour after food, then definitely it is helpful. सेकेंड क्वेश्चन जो था कि फिल्टर वाटर और बॉइल्ड वाटर, अगेन डजंट हार्डली मेक एनी डिफरेंस। फिल्टर करे या बॉयल करे, क्लीन वाटर अगर हम पीते हैं दैट इज फेयर इनफ, उसमें बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन ऐसा नहीं कर सकते। फिर हम एक क्वेश्चन है निशित बैदिया से कि डस डायबिटिक पेशेंट हैज मोर चांसेस ऑफ हार्ट स्ट्रोक, किडनी डैमेज और नर्व डैमेज, व्हाट प्रिकॉशन शुड डायबिटिक पर्सन टेक। तो यस, अगेन हमने आई थिंक ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डायबिटीज वाले पेशेंट को
डेफिनेटली किडनी डैमेज होने का चांस नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द किडनी पेशेंट्स आर ड्यू टू डायबिटीज, और उन सभी डायबिटीज वालों को किडनी डिसीज डेवलप नहीं होता। वो लोग जो हमने बात की कि अनकंट्रोल डायबिटीज, अगर हम डायबिटीज की दवाई बराबर नहीं ले रहे हैं, HbA1c परसिस्टेंटली उनका 7 से ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में उनको किडनी का डिसीज डेवलप हो सकता है। सिमिलरली डायबिटीज का इफेक्ट सिर्फ किडनी पे नहीं, हार्ट, कार्डियक पे, ब्रेन स्ट्रोक, आंख पे, न्यूरोपैथी, ये सब साइड इफेक्ट्स है जो एक्सेसिव डायबिटीज जिनको होता है उनको कारण रह सकता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है पीयूष सरावगी की तरफ से। उनका पूछना है, जनरली डॉक्टर सजेस्ट लो सॉल्ट डाइट टू किडनी पेशेंट्स, can you guide us exactly how much low it should be, and thus salt should be less than normal in person? So I think salt के बारे में भी हमने ऑलरेडी विस्तार से बात की है। लो सॉल्ट डाइट डेफिनेटली डायबिटीज वालों को, ब्लड प्रेशर वालों को और किडनी वालों को सबको लो सॉल्ट डाइट लेनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि सॉल्ट से वाटर रिटेंशन होने का चांस रहता है, एंड एक्सेसिव सॉल्ट इज हार्मफुल फॉर द किडनीज। दैट excessive salt causes high blood pressure. What is low salt diet? So medically recommendation low salt diet is 3 gram per day or less. So again practically वो calculate करना difficult है। So you have to avoid all added salt, जो खाना बन के आ रहा है उसके ऊपर excessive salt यूज नहीं करना है, और high salt वाली चीजें, fried items, packed foods, biscuits, नमकीन्स, पिकल्स, पापड्स, जो भी चीज में कंसंट्रेटेड सॉल्ट रहता है, बाजार की आइटम, वो सारी चीजें हमको अवॉइड करनी रहेगी। एक क्वेश्चन है मिस्टर संजय अग्रवाल की तरफ से, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ शुगर ऑन द किडनीज? सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। जिन लोगों को एक्सेसिव शुगर रहती है उन लोगों को किडनी के ऊपर शुगर का इफेक्ट रहता है। किडनी के अंदर जो फिल्टर्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, उसका इफेक्ट होता है, और उससे वो फिल्टर्स धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। इनिशियल स्टेज में क्लोथिंग यूरिन होता है, किडनी के यूरिन में से प्रोटीन लीकेज होता है। लेट स्टेज के अंदर धीरे धीरे पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ता है और उससे वो डैमेज होता है। दैट इज द साइड इफेक्ट। One question is from Mahesh Goenka. I have full body pain for 5 to 6 days. Please give some solution. So again महेश जी, बॉडी एक किस कारण है पहले वो डायग्नोस करना पड़ेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, सिंपल अगर मस्कुलर पेन हम कंसीडर करते हैं, बॉडी पेन है, तो आप पैरासीटामोल डोलोक्स 650 नाम की दवाई ले सकते हैं, या फिर आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बॉडी पेन होने का कारण क्या है? क्या आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या फिर स्टिफनेस आ गई है, या जनरल बॉडी एक है? ये सारी चीजें हमको देखनी रहेगी। उसके कारण ही उसका हम निदान या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। टाइम बिंग के लिए चाहिए तो यू कैन जस्ट टेक पैरासीटामोल। एक क्वेश्चन है मिस्टर नीरज अग्रवाल से कि डस डेली रूटीन मेडिसिन लाइक ब्लड प्रेशर मेडिसिन टेकन ऑन डेली बेसिस अफेक्ट किडनीज? सो अगेन मैं ये चीज ऑलरेडी एक बार बोला है, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इट्स नॉट द ब्लड प्रेशर मेडिसिन, इट इज द ब्लड प्रेशर विच डैमेज द किडनी। सो बीमारी के ट्रीटमेंट से मत डरिए, आप बीमारी से डरिए। ब्लड प्रेशर पहले आता है और उसके बाद उसकी मेडिसिन आती है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखेंगे तो लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छी रहेगी। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन फियर करके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं रह के ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, तो उससे बहुत सारे ऑर्गन डैमेज, किडनी का डैमेज और एक्सेट्रा दूसरे ऑर्गन डैमेज भी हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन है मयंक जिंदल की तरफ से, हाउ डू आइडेंटिफाई दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किडनी एट अर्ली स्टेज, and what are the symptoms that one should do in daily routine to keep kidney healthy? So again हमने ये चीज के बारे में बात की है कि किडनी इज अ साइलेंट किलर। इनिशियल स्टेज पे किडनी के कोई सिम्टम्स नहीं आते। दैट इज द रीजन ये रिकमेंडेशन है, जो लोगों को भी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एज मोर देन 55 है, कोई इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है, पेन किलर्स की इंटेक की हिस्ट्री है, बार बार स्टोन होता है, इन्फेक्शन होता है, ऐसे पर्टिकुलर या फैमिली में किसी को किडनी की डिसीज है, उन लोगों को साल में एक बार रूटीन किडनी का चेकअप करवाना चाहिए।
किडनी का चेकअप में क्या करवाना चाहिए, उनको यूरिन रूटीन नाम का टेस्ट और एक सीरम क्रेटिनिन नाम का टेस्ट, ये एक चेकअप करवाना चाहिए। तो वो चेकअप से अर्ली स्टेज पे पता किया जा सकता है कि वेदर उनको किडनी का प्रॉब्लम है कि नहीं, और अगर ये चीज अर्ली स्टेज पे पिकअप हो जाती है तो किडनी के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट, हम जैसे डॉक्टर से सलाह लेके वो चीज को आगे कंट्रोल किया जा सकता है। लेट स्टेज के अंदर सिम्टम्स जो आएंगे वो ऑलरेडी हमने बात की, हाथ पग में, शरीर में सूजन आ जाना, भूख कम लगना, सांस चढ़ना, थक जाना, फिकास होना, हेमोग्लोबिन कम होना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं जिससे, बट ये सिम्टम्स थोड़े से एडवांस स्टेज पे आते हैं। एक क्वेश्चन है निखिल अग्रवाल की तरफ से, हाउ डज किडनी स्टोन डेवलप एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी कैन टेक सो दैट किडनी स्टोन डेवलप डज नॉट डेवलप। अगेन किडनी स्टोन इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। सो किडनी स्टोन डेवलप ऐसे लोगों में होता है जिन लोगों के शरीर में क्रिस्टल फॉर्मेशन की चेष्टा होती है। काफी बार काफी लोगों के शरीर के अंदर ऐसा होता है कि कैल्शियम का इम्बैलेंस होता है, यूरिन के अंदर कंसंट्रेटेड कैल्शियम होता है, या फिर साइट्रेट वगैरह नाम के केमिकल्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो वो लोगों को क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और स्टोन्स डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार काफी लोगों को शरीर में ऑक्सोलेट नाम का केमिकल ज्यादा होता है, यूरिक एसिड नाम का केमिकल ज्यादा होता है, उन लोगों को स्टोन फॉर्म हो जाता है। काफी बार जेनेटिकली टेंडेंसी होती है स्टोन्स फॉर्म होने की, तो उन लोगों को स्टोन फॉर्म्स हो जाता है। ये सारे रीजंस है। स्टोन फॉर्म्स ना हो उसके लिए मेन चीज हमने बात की कि एक तो वाटर इनटेक, अराउंड 2 to 3 लीटर मिनिमम वाटर इनटेक होना चाहिए, तो उससे स्टोन्स फॉर्म होने चांसेस कम रहता है, स्टोन्स फॉर्म हो। उसके सिवा कैल्शियम इनटेक, काफी बार काफी लोग एक्सेसिव कैल्शियम लेते हैं, तो वो चीज हमको ध्यान रखना है कि डॉक्टर के सलाह के विरुद्ध एक्सेसिव कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, उससे भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। इन एडिशन स्टोन फॉर्म मर कोई है तो उसके ब्लड रिपोर्ट्स करके हम चेक किया कर सकते हैं कि उसके शरीर में फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड ज्यादा है, तो उसकी दवाई दी जा सकती है जिससे स्टोन फॉर्म ना हो यूरिक एसिड का। इन एडिशन कभी किसी को स्टोन यूरिन में से पास हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, तो स्टोन एनालिसिस करके टेस्ट होता है जिससे हमको पता चलता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, कैल्शियम साइट्रेट का स्टोन है, तो उससे हम डाइट रिकमेंडेशन कर सकते हैं, लो ऑक्सलेट डाइट, हाई साइट्रेट डाइट, तो उससे स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। एक क्वेश्चन आया है राहुल जी की तरफ से कि व्हाई एवरीवन एडवाइज नॉट टू ड्रिंक वाटर इन स्टैंडिंग पोजीशन। अगेन वाटर इन दिस पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, अल्टीमेटली वाटर गोज इनटू स्टमक एंड फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर ट्रांसिशन टाइम ऑफ वाटर फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन कंपेरेटिवली शॉर्ट होता है, सिटिंग पोजीशन के अंदर ये थोड़ा बड़ा होता है। दैट इज द सिंपल रीजन, अदरवाइज इसके लिए मेडिकली और बहुत ज्यादा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक we have covered quite a few questions. If anybody have some more questions, we can ask. Otherwise, सबको मेरी तरफ से मेन मैसेज रहेगा, try to stay healthy, try to have a good control of diabetes, blood pressure. So this will help in saving your kidneys. Try to have yearly checkup of uh, uh, kidneys for all patients having diabetes, blood pressures and high risk patients जिनको अभी हमने बात की किडनी डिसीज होने का चांस रहता है, हम उनको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किडनी फेलियर किसी को हो जाता है तो हमारे पास उसके लिए डायलिसिस, ब्लड प्रेशर और रेनल ट्रांसप्लांट की सुविधा अवेलेबल है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। सो आई थिंक थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स अग्रवाल युवा ट्रस्ट फॉर गिविंग दिस न्यू अपॉर्चुनिटी।